राजेश की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हो रही थी। अचानक उसके जीवन में काले काले बादल मंडराने प्रारंभ कर देते हैं। मन में चिंताएं व्याप्त होने प्रारंभ हो जाती है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? 3 लड़के थे, तीनों को पढ़ा लिखा कर होशियार कर दिया था। तीनों बेटे बड़े बड़े शहरों में सर्विस करना भी प्रारंभ कर देते हैं। जब समय आता है तब बड़े लड़के की शादी गरिमा नाम की लड़की के साथ में बहुत ही सादगीपूर्ण व्यवहार के साथ परिसंपन्न करवा दी जाती है। बीच का लड़का उसकी शादी महिमा के साथ थोड़ी सी ताम झाम के साथ में परिसंपन्न करवा दी जाती है। तीसरा छोटा लड़का जिसकी शादी शोभा के साथ में बहुत ही ज़्यादा आडंबर के साथ में परिसंपन्न करवाई दी जाती है, क्योंकि वह यह चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ये मेरा तीसरा लड़का है। अब मेरे को और कोई अभी परिवार के अंदर आयोजन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मैं अपनी खुशियों को प्रकट करके अपने मन की मुरादें हैं वह पूरी कर लूँ। मेरी हसरतें हैं वो अपने आप ही पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। तीनों बेटे अपने अपने बहुओं को लेकर अलग अलग शहरों के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर देते हैं। वह अपने घर वाली सुंदर के साथ आराम से अपने जीवन का यापन कर रहा था। अच्छी सरकारी सर्विस थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी। उसने यह एक नियम बना रखा था, दीपावली के महान अवसर पर तीनों पुत्र वधुएं, तीनों लड़के, पोते और पोतियां सभी दीपावली मनाने के लिए गांव की ओर रुख कर ही लेते थे। जब सारा परिवार एक साथ में इकट्ठा हो जाता था उस समय घर में एक नई रौनक है, चहल पहल है, वह अपने आप ही प्रारंभ हो जाती थी। जो घर बिल्कुल शांत रहने वाला था उस घर के अंदर इतनी ज़्यादा चहल पहल हलचल जब प्रारंभ होती तब मन है अपने आप ही खुशियों से सराबोर बनना प्रारंभ हो जाता था। 7 दिनों का समय बहुत जल्दी निकल जाता है और जब विदा होने का समय सामने आता है तब एक बार सबके चेहरे मायूस होने प्रारंभ हो जाते हैं। पर आखिर नौकरी का सवाल था, बच्चों की पढ़ाई का सवाल था, घर गृहस्थी संभालने का सवाल था, बिना जाए बिना भी रह नहीं सकते थे। आखिर में 7 दिनों के बाद बहुत ही मन को मजबूत करके अगले साल पुनः मिलने का एक तरह से आश्वासन प्रदान करके तीनों पुत्र अपने पुत्र वधुओं के साथ पोते पोतियों के साथ जब रवाना होने के लिए तैयार हो जाते थे उस समय मंगल तिलक आरती करके सबको विदा किया जाता और कहा जाता सब आराम से खुशियों से रहना और बहुत जल्दी वापस आने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देना। जाते समय सभी पोते और पोतियों का मुंह मीठा कराना भी वो नहीं भूलते थे। बेटे और बहुओं को भी खुश करने के लिए कुछ न कुछ
अपनी तरफ से उपहार है वह देने में भी संकोच नहीं करते थे। सारे पोते पोतियाँ, बेटे बहुएँ अपने सास और ससुर के प्यार से अभिभूत हो जाते थे। आंखें नम हो जाती थी, जाने का मन भी नहीं करता था। कदम आगे बढ़ते रहते, नजरें पीछे की ओर घूमती रहती थी। यह प्रतिवर्ष का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया था। अचानक एक दिन ऐसा भी कयामत का दिन आता है जब सुंदर इस लोक को छोड़कर परलोक की ओर अचानक प्रस्थान कर जाती है। यह उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा वज्रघात के रूप में उभर कर सामने आने वाली घटना बन जाती है। जब तीनों बेटों को, पुत्र वधुओं को, पोते और पोतियों को यह संवाद प्राप्त होता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। छुट्टियां लेकर परिवार सहित गांव में आते हैं। 12 दिनों तक वहाँ पर रहते हैं। उसके पश्चात जब जाने का समय आता है, उस समय बड़ी पुत्र वधू ने कहा, पिताजी आप हमारे साथ में चलें तो अच्छा रहेगा। उसने कहा, नहीं बेटी, अभी मेरा जाने का मन नहीं है, यहाँ पर मेरा मन लगा हुआ है, तुम आराम से रहो और जब समय आएगा तब देखा जाएगा। देखते देखते तीनों बेटे जाने के लिए तैयार होने प्रारंभ हो जाते हैं। तब तीनों बेटों को, बहुओं को, पोते और पोतियों को अपने निकट बुलाता है और कहता है, देखो सुंदर चली गई है, पर उसने पीछे सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो हमारे लिए छोड़कर गई है। अपने पोते और पोतियों को अच्छी अच्छी चीज़ें देकर उनको खुशहाल बना देते हैं। बेटों को भी बहुत सारा धन देकर उनको भी खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर देता है। अब बात रह जाती है तीनों बेटियों की, बहुओं की। जब बड़ी बहू सामने आती है, उसका तो केवल एक ही निवेदन था, पिताजी आपको हमारे साथ में चलना है। सुंदर की तिजोरी जब खोली जाती है, उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बाहर निकलती है। पहली वस्तु 9 लखा हार था, जो वह समय समय पर ही पहनती थी। उसको देखते ही सबसे छोटी सुंदर बहू है सबसे छोटी बहू है वह बोल पड़ती है, ये हार तो सासू जी मेरे को ही देना चाहती थी। छोटे बेटे ने कहा, हाँ पिताजी ये बात बिल्कुल सत्य है। ससुर ने वह हार अपने हाथ में लेकर कहा, ठीक है देखेंगे। दूसरे हाथ के अंदर एक सोने की घड़ी थी। बिचली बहू वो कह रही है, पिताजी ये घड़ी तो अम्मा जी मेरे को ही देना चाहती थी। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप एक काम करें, हार है छोटी बहू को प्रदान करवा दें, घड़ी है बिचली बहू को प्रदान कर दें। माता जी की आत्मा है वह और ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वो इनको ही देना चाहती थी। मेरे को भी वो एक चीज़ देना चाहती थी, आज वह चीज़ मेरे को आप प्रदान करवा दें। वह चीज़ है अनमोल चीज़ है। यह बात सुनते ही सबका ध्यान बड़ी बहू पर केंद्रित हो जाता है। अब कौन सी अनमोल चीज़ है वह बाकी रह गई है। उसने पिताजी के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, पिताजी तीसरी अनमोल जो चीज़ है वह चीज़ है वास्तव में आप। मेरे को अनेकों बार सासू जी कहा करते थे, देख ससुर जी की सेवा करना, ध्यान रखना, उनका पूरा का पूरा काम करना ये तेरे जिम्मेवारी में है। इसलिए हमारे पूरे परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है वह तो आप ही है। आप अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, आपको
हमारे साथ में ही चलना पड़ेगा और हम भी आपके तहे दिल से सेवा करेंगे। यह बात सुनते ही सबके चेहरों पर एक नया ही रुझान आना प्रारंभ हो जाता है। सबके चिंतन के द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं और यह प्रश्न उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है, अनमोल धरोहर। वास्तव में ही घर के जो मुखिया होते हैं वो ही अनमोल धरोहर होती है, वही सबसे बड़ी हमारे लिए दौलत होती है। यह है अनमोल धरोहर।